एक बार में सब कुछ बता दो। देवराज ने सिर हिलाया और कहा, दरअसल मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि कार्तिक एक प्रायोगिक विषय क्यों बना। मैंने बिखरी हुई जानकारी से इसे जोड़ा है। ऐसा लगता है कि कार्तिक पर एक प्रायोगिक विषय के रूप में शोध और भी पहले शुरू हो गया था। यह विश्व सरकार द्वारा एक अतिगोपनीय परियोजना थी, लेकिन इस शोध की प्रगति धीमी थी। जब तक डॉक्टर वेगापंक को वंशावली कारक का पता नहीं चला, तब तक विश्व सरकार ने नौसेना को तुरंत वेगापंक को गिरफ्तार करने, उसकी शोध सुविधा बंद करने और उसकी शोध टीम को खरीदने का आदेश दिया। फिर उन्होंने इस शोध परियोजना को संभालने के लिए डॉक्टर वेगापंक को पंक हैजर्ड में स्थानांतरित कर दिया। ईशान को अचानक एहसास हुआ कि विश्व सरकार और नौसेना ने वरुआ के विवरण के आधार पर इतनी तेजी से प्रतिक्रिया क्यों दी। उस समय अगर विश्व सरकार और नौसेना को डॉक्टर वेगापंक की वंशावली कारक की खोज के बारे में पहले से कुछ जानकारी नहीं थी, तो वे डॉक्टर वेगापंक की खोज के महत्व को तुरंत कैसे पहचान पाते। दूसरे शब्दों में, डॉक्टर वेगापंक के नौसेना के विज्ञान प्रभाग में शामिल होने से पहले ही विश्व सरकार और नौसेना जीवन रूपों पर शोध कर रही थी। वे कार्तिक पर क्या शोध कर रहे थे? ईशान ने उलझन में देवराज से पूछा। पता नहीं, देवराज ने सिर हिलाया। मुझे बस इतना समझ आया कि उस समय पंख हजार्ड द्वीप पर कई खास प्रजातियां रहती थीं और नौसेना का विज्ञान विभाग इन्हीं प्रजातियों पर आधारित प्रयोग करता था। अरे हाँ, अब मुझे याद आया, वहाँ एक बहुत बड़ा दानव था, जैसा उस समय युद्ध के मैदान में तुम्हें मिला था, लिटिल ओर्स जूनियर। हो सकता है कि वह कोई और जैविक नमूना रहा हो। हालांकि पंख हजार्ड पर मेरे समय के दौरान वह दानव बहुत पहले ही मर चुका था और उसके अवशेष अभी भी पंख हजार्ड द्वीप पर हैं। अगर तुम अभी वहां जाओ तो शायद तुम उन्हें अभी भी देख सको। ओर्स का वंशज। ईशान अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सका। तो अगर कार्तिक इन प्रयोगों का अंतिम विषय था, तो क्या वह सचमुच ओर्स के वंशज का वंश है? ईशान जानता था कि ओर्स का वंशज शब्द किसी विशिष्ट जाति को संदर्भित नहीं करता। ओर्स स्वयं वास्तव में दैत्य जाति की एक शाखा था, लेकिन उसका शरीर अन्य दैत्यों की तुलना में बहुत बड़ा था और वंशज शब्द केवल उसके बुरे कार्यों का वर्णन करता था। ईशान की बात सुनकर देवराज को अचानक एहसास हुआ और उसने अपनी जांघ पर थपकी दी। बिल्कुल, यही तो होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने पहली बार कार्तिक को लाइव प्रसारण पर देखा था, तो मुझे लगा जैसे मैंने उसके सिर पर ये सींग पहले कहीं देखे थे, पंख हजार्ड पर। वहां जो विशालकाय कंकाल मिले थे, उनमें भी ऐसे ही सींग थे। ओह, अब याद आया, पंख हजार्ड के रिसर्च बेस में कई प्रवेश द्वार घुमावदार सींगों वाली खोपड़ी के पैटर्न से चिह्नित थे, जो अजीब तरह से कार्तिक के समुद्री डाकू झंडे के पैटर्न से मिलते जुलते थे। अब यह स्पष्ट लग रहा था। कार्तिक निस्संदेह उस समय पंख हैजर्ड द्वीप पर प्रयोगात्मक विषयों में से एक था। कोई आश्चर्य नहीं कि व्हाइटबर्ड ने एक बार कहा था कि इससे पहले कार्तिक का कोई जिक्र नहीं था, जो समुद्री डाकू राजा रवि की मृत्यु के बाद ही उभरा था, अपनी दुर्जय शक्ति का उपयोग करके व्हाइटबर्ड और अन्य को टक्कर देने के लिए, और इस प्रकार 4 सम्राटों में से एक बन गया। अरे, मुझे आखिरकार इस आदमी की पृष्ठभूमि का पता चल ही गया। ईशान ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए समय का हिसाब लगाया। तो विश्व सरकार की यह अनाम शोध परियोजना वेगापंक के नौसेना प्रमुख वैज्ञानिक बनने से बहुत पहले शुरू हुई थी, लेकिन वेगापंक के शामिल होने के बाद ही पूरी हुई। यह सही है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ भी है, देवराज ने कहा, क्योंकि अंत में ऐसा लगता है कि यह प्रयोग विफल हो गया। ईशान ने भौहें चढ़ाई। अचानक उसे कार्तिक से निकाले गए विशाल जीवन शक्ति चक्र की याद आ गई। अब उसे समझ आ गया था।
अगर कार्तिक पर विश्व सरकार का शोध अमरता या शाश्वत जीवन पाने के बारे में था, तो कार्तिक का 500 साल से ज्यादा का जीवन काल वास्तव में असफल माना जा सकता है। कार्तिक आखिरकार बच निकलने में कामयाब रहा। देवराज ने आगे कहा, कोई नहीं जानता कि यह दुर्घटना कैसे हुई। हालांकि कार्तिक ने शोध केंद्र को नष्ट कर दिया था, लेकिन डॉक्टर वेगापंक को कोई नुकसान नहीं हुआ। उस घटना के बाद उन्होंने विश्व सरकार को उस शोध को छोड़कर डेविल फ्रूट्स और मानव रूपांतरणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राजी कर लिया था। ईशान ने सिर हिलाया। दरअसल डेविल फ्रूट्स पर शोध और सी प्रिज्म स्टोन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल नौसेना में हाल के वर्षों में ही हुई प्रगति है। अगर वेगापंक शुरू से ही इन चीजों पर अध्ययन कर रहा होता, तो शायद ये बहुत पहले ही सामने आ गए होते। इससे अप्रत्यक्ष रूप से यह साबित हो गया कि वेगापंक के शुरुआती शोध की दिशा कुछ और ही थी। देवराज इस बारे में झूठ नहीं बोल रहे थे, और वैसे भी वे ऐसी कहानी गढ़ नहीं सकते थे। चूंकि आप रिसर्च बेस में सिक्योरिटी के तौर पर काम करते थे, तो आपका वेगापंक से जरूर संपर्क रहा होगा। क्या आपको लगता है कि वह स्वेच्छा से इन चीजों पर रिसर्च कर रहा था? ईशान ने देवराज से पूछा। नहीं, देवराज ने दृढ़ता से उत्तर दिया। वेगापंक के साथ मेरी कुछ आमने सामने की मुलाकातें जरूर हुई थीं। उसे डेविल फ्रूट्स और सी प्रिज्म स्टोन पर शोध करने में मजा आता था। हालांकि जब मैंने वर्षों पहले की उस घटना का जिक्र किया, तो मैंने देखा कि वेगापंक उस बारे में बात करने से बहुत हिचकिचा रहा था। मुझे लगा कि उसकी यह नफरत प्रयोग की असफलता के कारण नहीं, बल्कि मानवीय प्रयोगों के प्रति गहरी घृणा के कारण थी। देवराज ने ईशान को समझाया, शायद तुम्हें पता न हो, लेकिन पंख हजार्ड के रिसर्च बेस में एक बहुत बड़ा फ्रीजर रूम है, जहां बड़ी संख्या में लाशें रखी हैं। ये लाशें अलग अलग नस्लों की हैं। उनके हुलिये से लगता है कि कुछ जेल की वर्दी पहने कैदी थे, तो कुछ कॉलर वाले गुलाम। इनकी संख्या हजारों में थी। बोलते हुए देवराज को अपने देखे हुए दृश्य याद आ गए, और वह थोड़ा कांपते हुए बोला, उन सभी लाशों के चेहरे पर एक भयावह भाव था। सच कहूं तो जब मैंने उन्हें पहली बार देखा, तो मैं इतना डर गया कि गिर पड़ा। ईशान ने उनसे पूछा, क्या ये जमे हुए शरीर कार्तिक के उस प्रयोग से संबंधित हो सकते हैं? 90% यकीन है, देवराज ने सिर हिलाया। डॉक्टर वेगापंक उस फ्रीजर रूम के पास कभी नहीं जाना चाहते थे, और उन्होंने उसे निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया था। किसी के भी वहां जाने पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि सीजर नाम के उस वैज्ञानिक ने कभी उनकी बात नहीं मानी। मैंने उसे कई बार उस फ्रीजर रूम से बाहर आते देखा था। ईशान समझ गया। देवराज ने जो भी संकेत बताए, उनसे लग रहा था कि डॉक्टर वेगापंक असल में ऐसे मानवीय प्रयोगों के खिलाफ थे। ईशान ने तो यह भी अनुमान लगाया कि वेगापंक को नौसेना की वैज्ञानिक इकाई में ही रहने के लिए मजबूर किया गया होगा। नौसेना और विश्व सरकार ने उनके साथ चाहे कितना भी अच्छा व्यवहार किया हो, उन्हें नौसेना का सर्वोच्च वैज्ञानिक या मानवता से 500 साल आगे का प्रतिभाशाली व्यक्ति जैसी उपाधियां दी हों, लेकिन वे इस तथ्य को नहीं मिटा सके कि उस समय नौसेना ने वेगापंक को जबरन अपने कब्जे में ले लिया था। वरुआ और जज, जो दोनों कभी उसी शोध संस्थान में वेगापंक के सहकर्मी थे, जब नौसेना ने उनके शोध को अवैध घोषित किया और उनकी प्रयोगशाला पर छापा मारा, तो वे भागने में कामयाब रहे। केवल वेगापंक ही पकड़ा गया, जिससे पता चलता है कि नौसेना और विश्व सरकार का मुख्य ध्यान हमेशा उसी पर था। इन सुरागों को जोड़ते हुए ईशान को लगा कि वेगापंक शायद बहुत ही नाजुक स्थिति में है। हालांकि विश्व सरकार ने इस प्रतिभाशाली वैज्ञानिक को मानवता का खजाना बताया था, लेकिन वह कभी जनता के सामने नहीं आया था।
क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि वह वास्तव में नौसेना और विश्व सरकार द्वारा नजरबंद था? ईशान के विचार में भले ही नौसेना और विश्व सरकार के पास वेगापंख के लिए सामग्री और अनुसंधान निधि उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो, फिर भी लोग आजादी के लिए तरसते हैं। वेगापंख जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह और भी कम संभावना थी कि वह स्वेच्छा से नजरबंदी स्वीकार करेगा। ईशान को शक था कि कार्तिक के मानव प्रयोग की असफलता और उसके बाद उसका भागना शायद वेगापंख की ओर से जानबूझकर किया गया होगा। हो सकता है कि यह कैद होने की अपनी कुंठा को बाहर निकालने का उसका एक तरीका रहा हो। आखिरकार वंशकारक के खोजकर्ता होने के नाते यह मानना मुश्किल था कि वेगापंख, जो व्यक्तिगत रूप से इस शोध की देखरेख कर रहा था, असफल हो जाएगा। ऐसा होने की संभावना लगभग अविश्वसनीय थी। लेकिन अगर वेगापंख ऐसे अनैतिक मानवीय प्रयोगों का विरोध करता, तो बाद में उसने पैसिफिस्टा परियोजना क्यों शुरू की? भले ही कुणाल ने इन प्रयोगों के लिए अपना शरीर स्वेच्छा से दे दिया हो, लेकिन अगर वेगापंख को सचमुच ऐसे काम से नफरत होती, तो वह मना कर सकता था। बहुत सारे सवाल थे। अंकल कुणाल, जो कभी समुद्र के 7 सरदारों में से एक थे और क्रांतिकारी सेना में एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे, ने वेगापंख के शोध में सहयोग करने के लिए स्वेच्छा से अपना जीवन और चेतना त्याग दी। यह स्वाभाविक रूप से अतार्किक था, इसलिए ईशान ने यह मानना पसंद किया कि वेगापंख ने जानबूझकर ऐसा किया था। हो सकता है कि वह और कुणाल किसी समझौते पर पहुंच गए हों और गुप्त रूप से कुछ योजना बना रहे हों। खुद को शांत करते हुए ईशान ने देवराज से पूछा, और फिर? आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे कितना धक्का लगा होगा जब मुझे पता चला कि 4 सम्राटों में से एक, कार्तिक, असल में नौसेना के विज्ञान विभाग द्वारा बनाया गया था। देवराज ने कहा, मुझे तो यह भी शक था कि कार्तिक और विश्व सरकार के बीच कोई गुप्त समझौता हो सकता है, क्योंकि मेरी याददाश्त में इस आत्मघाती पागल पर नौसेना ने कभी हमला नहीं किया था। हालांकि ईशान को कार्तिक के एक प्रयोगात्मक विषय होने के बारे में देवराज के संक्षिप्त शब्दों से ही पता चला, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया कि ऐसे मानवीय जैवरासायनिक प्रयोग कभी भी सौम्य नहीं होते। कल्पना कीजिए कि पंख हजार्ड में कार्तिक को कितनी पीड़ा हुई होगी। किसी व्यक्ति का चरित्र अक्सर उसके अनुभवों से बनता है। दो फ्लैमिंगो, जो एक दिव्य ड्रैगन की ऊंचाइयों से गिरकर लगभग जिंदा जल जाने और अपने पिता और भाई की जान लेने तक पहुंच गया था, उसका व्यक्तित्व भी इन्हीं अनुभवों से विकृत हो गया था। इसी तरह कार्तिक की पागलपन भरी आत्मविनाशकारी प्रवृत्तियां प्रयोगों के दौरान उसके साथ हुए अमानवीय और क्रूर व्यवहार से प्रभावित रही होंगी। वह न केवल आत्महत्या के लिए प्रवृत्त था, बल्कि उसने इस नीरस दुनिया को नष्ट करने के लिए पूरी दुनिया को एक बड़े युद्ध में घसीटने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की थी। और ऐसा पागल आदमी जो दुनिया को नष्ट करना चाहता था, वास्तव में विश्व सरकार और नौसेना द्वारा बनाया गया था। सच सामने आने के बाद देवराज के सदमे को ईशान कुछ हद तक समझ पाया। सिर्फ देवराज ही नहीं, ईशान को भी एक डर सता रहा था। शुक्र है कि वेगापंख उस समय नाकाम हो गया था। अगर वह कामयाब हो जाता तो कार्तिक का क्या होता? मुझे लगता है मेरे पिता भी उस समय मेरे जैसे ही रहे होंगे। नौसेना के विज्ञान विभाग में रहते हुए इन चौंकाने वाली सच्चाइयों का पता चलने के बाद उनके व्यक्तित्व में जबरदस्त बदलाव आया, जिसके चलते उन्होंने नौसेना छोड़ दी और समुद्री डाकू बन गए। देवराज ने आह भरी। जब मुझे यह एहसास हुआ तो मुझे लगा कि अब मुझे अपने पिता से नफरत नहीं रही। उस समय वे एक बहुत ही ईमानदार नौसेना अधिकारी थे। मैं समझ सकता हूं कि अपने विश्वासों के टूटने के बाद उन्हें कैसा लगा होगा। और विडंबना यह है कि मैं भी अपने पिता की राह पर चल पड़ा। देवराज ने आंखों में चमक भरते हुए कहा।
मुझे हमेशा लगता था कि कार्तिक पर विश्व सरकार का प्रयोग शायद इससे भी बड़ा राज छुपा रहा है। इसलिए द्वीप पर रहते हुए मैंने इस योजना की गहराई से पड़ताल करने की कोशिश की। लेकिन जब मुझे एक खंडित दस्तावेज से इस योजना का कोड नाम पता चला तो मैं पकड़ा गया। कोड नाम? कार्तिक के प्रयोग का कोई कोड नाम था? ईशान ने पूछा। हाँ, इस योजना का कोड नाम आरटी प्लान था, देवराज ने कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस कोड नाम का क्या मतलब है, लेकिन उस समय तक मेरी जासूसी ने CP0 का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। खतरे को भांपते हुए मुझे द्वीप पर एक घटना रचनी पड़ी और अराजकता का इस्तेमाल करके पंख हैजर्ड से बचना पड़ा। भागते ही मुझे पता था कि मैं अब कभी नौसेना में नहीं लौट पाऊंगा, देवराज ने शांति से कहा। शुरू में मुझे लगा था कि इतना बड़ा राज खुलने पर मुझे मौत की सजा हो जाएगी, लेकिन हैरानी की बात है कि मेरे भागने के बाद मुझे ढूंढने के लिए नौसेना के ज्यादा जवान नहीं भेजे गए। क्या हो रहा है? ईशान ने हैरानी से पूछा। अगर मैं विश्व सरकार का शीर्ष अधिकारी होता और मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में पता होता तो मैं तुम्हें धरती से गायब कर देता। बिल्कुल, देवराज ने सिर हिलाया। शुरू में तो मैं भी इसे समझ नहीं पाया था, लेकिन समय के साथ मुझे लगता है कि मैं स्थिति को समझने लगा हूं। हालांकि रहस्यों की तहकीकात अलग अलग गंभीरता की हो सकती है, लेकिन आरटी योजना की जांच पड़ताल करने से मुझे निश्चित रूप से भारी परेशानी होगी। हालांकि अगर मैं दूसरे मामूली रहस्यों की जांच पड़ताल कर रहा होता तो शायद मैं बिना किसी नुकसान के बच निकलता। आपका मतलब है कि नौसेना के विज्ञान प्रभाग में किसी ने उन रहस्यों को छिपाने में मदद की जिनकी आप जांच कर रहे थे? लगता है यही एकमात्र कारण है, देवराज ने सिर हिलाया। मेरे पीछे आए नौसेना अधिकारियों का पद वाइस एडमिरल से ऊपर नहीं था और मेरे भागने के बाद उन्होंने मेरा लगातार पीछा नहीं किया, बल्कि जल्दी ही वापस लौट आए। हालांकि जब सबाउडी द्वीपसमूह पर मेरा सामना किजारू से हुआ तो उसने मुझसे कुछ कहा, जितना ज्यादा सच तुम जानते हो उतनी ही ज्यादा निराशा होती है। इसलिए मुझे लगता है कि नौसेना को आखिरकार कुछ पता चल ही गया होगा। ईशान ने इससे पहले सबाउडी आर्किपेलागो पर ललित और जोरो सहित 7 सुपरनोवा को बचाया था। लक्ष्य और उरूज उसके समुद्री डाकू दल में शामिल हो गए, लेकिन हॉकिंस, देवराज और स्क्रैचमैन अपू अंततः चले गए। उस समय ईशान ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। हालांकि इन सुपरनोवाज में क्षमता थी, लेकिन ईशान का इरादा उन सभी को टीम में शामिल करने का नहीं था, इसलिए उन्होंने देवराज और बाकियों के जाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन कौन जानता था कि देवराज इतना बड़ा रहस्य छिपा रहा है? यदि यहाँ पर उसे भाग्यशाली मुठभेड़ न मिलती और उसे फिर से बचा न लिया जाता तथा युद्ध के दौरान कार्तिक से प्राप्त जीवन शक्ति न मिलती जिसकी अब देवराज को आवश्यकता थी, तो हो सकता है कि देवराज ने अपना रहस्य हमेशा के लिए अपने पास ही रखा होता और ईशान से कभी इसका उल्लेख नहीं किया होता। सुपरनोवा का यह समूह, जिसे सबसे खराब पीढ़ी के रूप में जाना जाता है, काफी परेशानी पैदा करने वाला साबित हो रहा था। तो ईशान ने सांस छोड़ते हुए देवराज से पूछा, तुम कार्तिक की जीवन शक्ति मुझसे वापस लेना चाहते हो और फिर उसे वापस करके उसका विश्वास जीतना चाहते हो और बीस्ट्स पायरेट्स में शामिल होना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल यही बात है, देवराज ने सिर हिलाया। कार्तिक की वजह से मैं और मेरे पिता दोनों नौसेना से समुद्री डाकू बन गए। हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अगर मुझे यह पता नहीं चला कि कार्तिक का प्रयोग उस समय क्या था, तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। चाहे वह कार्तिक हो या विश्व सरकार, मुझे जो हुआ उसकी सच्चाई समझनी ही होगी। और सच्चाई जानने के लिए मुझे कार्तिक के करीब जाना होगा।
हालांकि ईशान ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारा इरादा समझता हूँ, लेकिन क्या तुमने इस बारे में सोचा है, अगर तुम कार्तिक का जीवनसार वापस भी ला दोगे तो उसे कैसे समझाओगे? कार्तिक पागल हो सकता है पर बेवकूफ नहीं। तुम मुझसे यह चीज कैसे छीन सकते हो? और चूंकि मैं इस समय उसका दुश्मन हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जैसे ही तुम उसका जीवनसार वापस करोगे वह तुम्हें मार डालेगा? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? देवराज ने भौहें चढ़ाई। जब उसने पहली बार ईशान को देखा था तो कार्तिक से संपर्क करने की यह योजना उसके दिमाग में आई थी, लेकिन अब ईशान की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि शायद वह बहुत नासमझ था। कार्तिक की सोच आम लोगों जैसी नहीं थी। कार्तिक का जीवनसार सचमुच मेरे पास है, ईशान ने चमकता हुआ गोला निकालते हुए कहा। ईशान ने शुरू में इसे व्हाइट बियर्ड पर इस्तेमाल करने का इरादा किया था, लेकिन व्हाइट बियर्ड ने मना कर दिया। इसलिए ईशान ने इसे संभाल कर रख लिया। युद्ध के बाद व्हाइट बियर्ड के मुख्यालय में वापस आकर ईशान ने इसे किसी और पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। हालांकि जब उसने ललित पर प्रयोग किया तो ईशान को पता चला कि उसने खुद को ज्यादा आंका था। वह एक व्यक्ति से ली गई जीवन शक्ति को दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं कर सकता था। इस प्रकाशमंडल को केवल ईशान और जीवन शक्ति के मूल स्वामी ही छू सकते थे। कोई भी अन्य व्यक्ति जो इसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता वह सीधे इसके पार निकल जाता। दूसरे शब्दों में, ईशान के आत्मा निष्कर्षण से निकाली गई जीवन शक्ति के केवल दो ही उपयोग थे, विनाश या उसे उसके मूल स्वामी को लौटाना। कार्ड के विवरण में इस कौशल को विशुद्ध रूप से एक क्षति कौशल के रूप में परिभाषित किया गया था, बिग माँ की दूसरों को जीवन प्रदान करके उसे बढ़ाने की क्षमता के विपरीत। हालांकि यह परिणाम कुछ हद तक निराशाजनक था, लेकिन ईशान समझ गया। आत्मा निष्कर्षण कौशल पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, जो प्रतिद्वंद्वी के बचाव को नजरअंदाज करके सीधे उनकी जीवन शक्ति पर कब्जा कर लेता था। एक बार नष्ट होने पर यह दुश्मन को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता। इसके अलावा, चूंकि इस कौशल का एक ही दुश्मन पर कई बार इस्तेमाल किया जा सकता था, इसलिए कार्तिक जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी अगर ईशान के काफी करीब पहुंच जाता तो उसकी जीवन शक्ति लगातार खत्म हो सकती थी। चूंकि वह इसका इस्तेमाल किसी की जिंदगी बढ़ाने के लिए नहीं कर सकता था, इसलिए ईशान ने जीवनसार को सुरक्षित रखने का फैसला किया। कार्तिक को इसे वापस करने का विचार तो दूर की बात थी, लेकिन ईशान ने इसे पूरी तरह से नष्ट भी नहीं किया। उसने अगली बार जब वे लड़ेंगे तो कार्तिक के सामने इसे कुचलने की योजना बनाई और कार्तिक की कमजोरी का फायदा उठाकर उस पर निर्णायक प्रहार करने की योजना बनाई। देवराज के इस विचार को विफल करने के लिए ईशान ने जीवन शक्ति का गोला उसकी ओर फेंका। देवराज उसे पकड़ने की कोशिश में लड़खड़ाया, लेकिन गोला उसके हाथों से होते हुए निकल गया और वह हवा में ही अटक गया। देखा? ईशान ने गोला वापस लेते हुए कहा। अगर मैं इसे तुम्हें दे भी दूं तो भी तुम इसे नहीं उठा पाओगे। तुम इसे वापस कैसे लाओगे? देवराज उदास दिखे, उन्हें ऐसी सीमा की उम्मीद नहीं थी। लेकिन चिंता मत करो, ईशान ने आगे कहा। कार्तिक के करीब पहुंचने के कई तरीके हैं। तुम्हारा इनाम 22 करोड़ बेरीज है और तुम एक प्राचीन जुआन डेविल फ्रूट उपयोग करता हो। कार्तिक को तुम्हारी तरह प्रतिभाएं इकट्ठा करना बहुत पसंद है। हालांकि अगर तुम सीधे उसके पास जाओगे तो वह तुमसे सावधान हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि तुम उसके समुद्री डाकू दल को निशाना बनाओ। अगर तुम कार्तिक को खुद से निपटने के लिए उकसा सको तो तुम्हारी हार के बाद वह तुम्हें बीस्ट्स पायरेट्स में शामिल होने का मौका दे सकता है। उसके अधीन हो जाना। देवराज कड़वाहट से मुस्कुराया।
लगता है यही मेरा एकमात्र विकल्प है। सच कहूं तो तुमसे मिलने से पहले यही मेरी योजना थी। मुझसे मिलना कोई बुरी बात नहीं है। ईशान हंसा। अगर भविष्य में तुम्हें कभी मदद की जरूरत पड़े तो तुम मेरे ड्रैगन हंटर पायरेट्स से संपर्क कर सकते हो। असल में मैं खुद इस तथाकथित सच्चाई को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। एक बात ईशान ने नहीं बताई। उसे याद आया कि कार्तिक के पास एक लाल पोनेग्लिफ है। हो सकता है कि बाद में देवराज की बीस्ट्स पायरेट्स में घुसपैठ का फायदा उसे मिल जाए। अब ईशान को थोड़ी राहत महसूस हुई कि उसने ऊपर से तूफान के साथ पीछा कर रहे जानवरों जैसे समुद्री लुटेरों को मार गिराया। वरना अगर ईशान देवराज को बचाते हुए दिख जाता तो बाद में देवराज के लिए मुश्किलें खड़ी हो जातीं। देवराज को अपना निजी डैन मुशी नंबर देकर विदा लेने के बाद ईशान खड़ा हुआ और विदा लेने लगा। देवराज के दल के समुद्री लुटेरों को पता नहीं था कि उनके कप्तान और ईशान ने क्या बातचीत की थी, लेकिन चूंकि उनकी किस्मत देवराज से जुड़ी थी, इसलिए उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि वे कार्तिक को इस मुलाकात के बारे में बता देंगे। ईशान ने उन्हें एक नज़र देखा, फिर अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गया। ईशान की आकृति को बादलों में गायब होते देख एक समुद्री डाकू घबराकर बोला, मैंने सुना है कि ड्रैगन हंटर समुद्री डाकुओं का अड्डा एक आकाशीय द्वीप है। ऐसा लगता है कि यह सच है। हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ इस महान व्यक्ति से मुलाकात हुई। अगर वह न आते तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। दूसरे समुद्री लुटेरों ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, यह अच्छी बात है कि हमारे कप्तान के उससे संबंध हैं। लेकिन फिर भी कौन जाने इस महापुरुष का प्रकट होना वरदान है या अभिशाप। एक समुद्री डाकू ने टिप्पणी की। ड्रैगन हंटर समुद्री डाकुओं की ताकत अब 4 सम्राटों के बराबर पहुंच रही है। हालांकि नई दुनिया के इलाके पहले ही 4 सम्राटों के बीच बंट चुके हैं और 4 सम्राटों की अवधारणा इतने लंबे समय से चली आ रही है कि लोग समुद्र के 4 शासकों के आदी हो गए हैं। अगर 5वां शासक प्रकट हो जाए, बाकी 4 सम्राटों के हित जरूर प्रभावित होंगे। एक और समुद्री डाकू ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अगर ईशान अपनी शक्ति का विस्तार नहीं करता तो शायद ठीक रहे, लेकिन अगर करता है तो उसे तुरंत शत्रुता का सामना करना पड़ेगा। यह सही नहीं है। एक समुद्री डाकू ने जवाब दिया। उसका व्हाइट बियर्ड समुद्री डाकुओं के साथ अच्छा रिश्ता है। हाँ, वो व्हाइट बर्ड पायरेट्स के साथ तो नजदीक है, लेकिन बाकी बादशाहों का क्या? किसी ने बहस की। कम से कम बड़ी माँ और कार्तिक तो चुपचाप बैठकर उसे ऊपर उठते नहीं देखेंगे, है ना? तभी देवराज अचानक बोल पड़ा, बस अब बकवास बंद करो। ये मामले हमसे बहुत दूर हैं। फौरन रवाना हो जाओ। यद्यपि उन्होंने ऐसा कहा, देवराज को पता था कि उनके अधीनस्थों की चर्चा सच थी। यद्यपि व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं ने नौसेना के साथ युद्ध जीत लिया था तथा 4 सम्राटों का संतुलन बनाए रखा था, फिर भी ईशान के उदय ने इन समुद्रों में एक गुप्त खतरा पैदा कर दिया था। ईशान अब शिचिबुकाई की उपाधि नहीं रखता था, अब वह सिर्फ एक समुद्री डाकू था। लेकिन यह अजीब बीच का दर्जा ज्यादा दिन नहीं चल सका। शायद ईशान को अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन एक दर्शक के तौर पर कई लोगों ने इसे पहले ही साफ देख लिया था। चाहे ईशान और उसके ड्रैगन हंटर पायरेट्स 4 सम्राटों में से किसी एक को हराकर उनकी जगह लें या 5वां सम्राट बने, इससे नई दुनिया में भारी उथल-पुथल मच जाएगी। यह उसके नियंत्रण से बाहर था। जब ईशान आकाश द्वीप पर वापस आया और देवराज के साथ अपनी मुलाकात तथा उनकी बातचीत का विवरण सुनाया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। विशेष रूप से लक्ष्य,
जिसने ईशान से देवराज के पिता के ओपे ओपे नोमी से संबंधित सौदे का जिक्र सुना, उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसे उस समय देवराज ने अप्रत्यक्ष रूप से बचाया था। इसके अलावा अब जब ईशान के दल में बेबी 5 भी शामिल था, जो उस घटना का हिस्सा था, तो चीजें और भी दिलचस्प हो गईं। उसे नौसेना के संचार पर नजर रखने के लिए आकाश में भैंसे पर सवार होने का काम सौंपा गया था। उस समय उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि नौसेना द्वारा बचाया गया लड़का देवराज था। वह हमेशा यही समझती रही थी कि वह लक्ष्य है। अविश्वसनीय, तुम उस समय सचमुच बहुत भाग्यशाली थे। बेबी 5 ने लक्ष्य से बात करते हुए सिगरेट पीते हुए कहा। लक्ष्य ने उसे जानलेवा निगाहों से घूरा, जिससे बेबी 5 डर के मारे तुरंत राघव चौहान के पीछे छिप गया। बचपन में जब लक्ष्य अभी भी डोनक्विजोट पायरेट्स का हिस्सा था, बेबी 5 उससे बहुत डरती थी। हालांकि वे दोनों बड़े हो गए थे, फिर भी जब भी वह लक्ष्य की पैनी निगाहें देखती तो डर जाती थी। राघव चौहान के बगल में अंगूरों का एक बड़ा कटोरा लिए खड़ी शुगर को उनके अतीत का कुछ भी पता नहीं था। वह बाद में डोनक्विजोट पायरेट्स में शामिल हुई थी और उसे उनके बचपन की कहानियों का कोई ज्ञान नहीं था। उत्सुकतावश उसने दोनों पर एक नजर डाली और फिर जल्दी से अपना ध्यान पास में खड़े वॉलनट से बुदबुदाने में लगा लिया। लोलिया जैसी दिखने वाली दोनों लड़कियां आश्चर्यजनक रूप से अच्छी दोस्त बन गई थीं। उन्हें साथ देखकर वे वाकई बहुत प्यारी लग रही थीं। यह बहुत अजीब है। ईशान की कहानी खत्म होने के बाद ऋतु बोली। उसने अपनी काउबॉय हैट का किनारा ठीक किया और आगे बोली, अब तक मिली जानकारी के आधार पर ऐसा लगता है कि कार्तिक पर विश्व सरकार के प्रयोग में विभिन्न जातियों के वंशगत कारकों का संयोजन शामिल था। लेकिन ऐसा करने का उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? मगरमच्छ ने एक मजेदार भाव धारण किया, सिगार चबाते हुए मानो कुछ सोच रहा हो। उसके भाव देखकर ईशान ने पूछा, बूढ़े रेत के थैले, क्या तुमने कुछ खोज निकाला है? मैंने तुमसे कहा था न कि मुझे ऐसा कहो। मगरमच्छ ने ईशान को घूरा, फिर भी जवाब दिया, क्या तुम्हें याद है कि डोफ्लामिंगो और गेको मोरिया युद्ध के मैदान से गायब हो गए थे? जाहिर है हमने बाद में इसका विश्लेषण किया था, है ना? डोफ्लामिंगो शायद कार्तिक को यहाँ लाया होगा। ईशान ने सिर हिलाया। कार्तिक के प्रकट होते ही डोफ्लेमिंगो चुपचाप भाग गया, बजाय इसके कि कार्तिक के साथ मिलकर हम पर या नौसेना पर हमला करे, मगरमच्छ ने कहा। हालांकि उसे नौसेना ने बुलाया था, उसने युद्ध के दौरान हम पर कभी सक्रिय हमला नहीं किया। इसके अलावा नौसेना के जाने से पहले ही वह खुद ही चला गया। इससे क्या पता चलता है? नाना ने सुझाव दिया, शायद उन्होंने देखा कि नौसेना हार रही है और उन्होंने जल्दी जाने का फैसला किया। नहीं, मुझे लगता है डोफ्लामिंगो के युद्ध क्षेत्र में आने का कोई और ही मकसद था। मगरमच्छ ने सिर हिलाया। मत भूलो, गेको मोरिया पूरे समय डोफ्लामिंगो के साथ था, लेकिन बाद में हमें सिर्फ मोरिया के फटे कपड़ों का एक टुकड़ा और खून का एक गड्ढा मिला। मोरिया कहीं नहीं मिला। क्या इसका मतलब यह नहीं कि डोफ्लामिंगो और मोरिया के बीच कुछ हुआ था? क्या हमने इसका विश्लेषण नहीं किया है? हो सकता है कि डोफ्लामिंगो और मोरिया आपस में लड़े हों। रीजू ने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए कहा। हालांकि किसी ने इसे देखा नहीं, लेकिन यह बहुत मुमकिन है। मगरमच्छ मुस्कुराया और बोला, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि डोफ्लामिंगो ने मोरिया पर हमला क्यों किया? क्या यह उसका अपना फैसला था या वह किसी और के आदेश पर काम कर रहा था? यह नामुमकिन है, बॉस। डोफ्लामिंगो का हुक्म कौन दे सकता है? मिस्टर एक ने बीच में कहा। कौन कहता है कि यह नामुमकिन है? कम से कम विश्व सरकार तो कर ही सकती है। मगरमच्छ ने व्यंग्य किया। डोफ्लामिंगो का दिव्य ड्रैगन के साथ एक अनोखा रिश्ता है।
अगर वह अपना शिचिबुकाई दर्जा भी खो देता तो भी विश्व सरकार उसके साथ कुछ समझौते कर सकती थी, जैसे उसे युद्ध के मैदान में गेको मोरिया को मारने का आदेश देना। मोरिया एक शिचिबुकाई है। ऐसा करना अपने ही अंग को काटने जैसा होगा, राघव चौहान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। लेकिन अगर मोरिया का अस्तित्व विश्व सरकार के लिए खतरा बन जाए तो क्या होगा? मगरमच्छ ने अपने हाथ फैलाए। मैं पहले उलझन में था, लेकिन अगर कार्तिक की अमरता वाकई विश्व सरकार के किसी प्रयोग से आई है तो चीजें ज्यादा साफ हो जाती हैं। क्या आपने सोचा है कि गेको मोरिया की छाया फल क्षमता भी ऐसा ही प्रभाव पैदा कर सकती है? हालांकि इन दोनों प्रकार की अमरता के अर्थ थोड़े अलग हैं, फिर भी कुछ समानताएं हैं। मगरमच्छ के विश्लेषण से सभी लोग स्तब्ध होकर चुप हो गए। सचमुच मगरमच्छ का सिद्धांत काफी विश्वसनीय लग रहा था, खासकर ईशान। उसकी याद में डोफ्लामिंगो ने बताया था कि ओपे फल की अमरता सर्जरी ही दिव्य ड्रैगन के राष्ट्रीय खजाने को पाने की कुंजी थी। यदि अमरता सर्जरी को शाश्वत जीवन के स्रोत के रूप में देखा जाता है तो कार्तिक की अपार जीवन शक्ति और गेको मोरिया की अपने छाया फल के साथ मरे हुए लाश बनाने की क्षमता आपस में जुड़ी हुई प्रतीत होती है। ईशान के अनुमान में उसे हमेशा लगता था कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स का राष्ट्रीय खजाना प्राचीन हथियार यूरेनस से संबंधित हो सकता है। अगर अमरता शल्य चिकित्सा द्वारा प्रदत्त शाश्वत जीवन यूरेनस को नियंत्रित कर सकता है तो फिर विश्व सरकार पंख हजार्ड में कार्तिक पर प्रयोग करके आखिर क्या करना चाहती है? क्या ऐसा हो सकता है कि वे मानव निर्मित यूरेनस बनाना चाहते हों? प्रश्न यह है, यदि सेलेस्टियल ड्रैगन इस प्रयोग के बारे में जानते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि मूल प्राचीन हथियार यूरेनस के साथ कुछ समस्या है, इसलिए उन्हें मानव निर्मित समाधान खोजने के लिए विश्व सरकार से अनुसंधान करने के लिए कहना पड़ा? वैकल्पिक रूप से, यदि सेलेस्टियल ड्रैगन इस प्रयोग से अनभिज्ञ हैं, अर्थात विश्व सरकार इसे गुप्त रूप से संचालित कर रही है, तो चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। क्या इसका मतलब यह है कि विश्व सरकार चुपचाप सेलेस्टियल ड्रैगन्स की सत्ता हथियाना चाहती है? क्या वे सेलेस्टियल ड्रैगन्स की कठपुतली समझे जाने से थक चुके हैं और आजाद होकर स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं? क्या उनके बीच कोई गुप्त समझौता है या उनका नाजुक रिश्ता टूटने की कगार पर है? हालात चाहे जो भी हों, ईशान को यह दिलचस्प लगा। ईशान ने सिर हिलाते हुए ताली बजाई और कहा, ठीक है, अब इस बारे में ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं है। हमारे पास जानकारी बहुत कम है। इतना अनुमान लगा पाना ही काफी है। इस मामले में अब और दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। मैंने देवराज से संपर्क करने का एक रास्ता पहले ही छोड़ दिया है। उसे जो भी पता चलेगा और जो भी वह हमें बताएगा वह जरूर बताएगा। सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई कि ईशान सही था। इतनी कम जानकारी के साथ आगे कोई भी अनुमान लगाना व्यर्थ था। तभी जेके दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, कैप्टन, हम पहुंच गए हैं। हम विशाल जहाज ग्रान टेसोरो देख सकते हैं। सच में? ईशान मुस्कुराया और हाथ हिलाया। ठीक है, सब लोग हवाई जहाज से उतरने के लिए तैयार हो जाओ। हमने इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की है, अब छुट्टी का समय आ गया है। वाह! ड्रैगन हंटर पायरेट की पूरी टीम खुशी से झूम उठी। यहां तक कि ऋतु और रीजू ने भी मुस्कुराते हुए ताली बजाई। राघव चौहान खास तौर पर उत्साहित था। उसने टेसोरो के सुनहरे कैसीनो जहाज के बारे में बहुत पहले ही सुन रखा था। एक जुआ प्रेमी होने के नाते वह हमेशा से उस जहाज पर जाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से उस समय वह एक गरीब बूढ़ा आदमी था और उसे देखने का खर्च नहीं उठा सकता था। लेकिन अब हालात बदल गए थे।
ड्रैगन हंटर पायरेट क्रू के पास विनिमय के लिए ढेर सारा सोना था। उसे भुनाते ही वे तुरंत अमीर बन जाते। फिर वे कैसीनो जहाज पर जी भरकर मौजमस्ती कर सकते थे। जल्द ही चालक दल ने सोने को 5 बड़े बंडलों में बांध लिया। एक बंडल रायदीन के पास था, दूसरा डोरोनी के पास था और यार्डी के पास भी एक बंडल था। बाकी 2 बंडलों को राघव चौहान ने भारहीन कर दिया और जेके और बाकी लोगों ने उन्हें उठा लिया। यह देखकर ईशान ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ कि उस बेवकूफ बंटी से पहले ही छुटकारा मिल गया और उसे इम्पेल डाउन से कैदियों को ले जाने दिया गया। अगर बंटी स्काई आइलैंड आकर यह सारा सोना देख लेता तो उसका लालची स्वभाव उसे छुड़ाना नामुमकिन बना देता। ईशान सोच रहा था कि क्या बंटी को अब भी विश्व सरकार से सरदार बनने का निमंत्रण मिलेगा। खैर, बंटी पायरेट्स को उसके अधीन एक छोटा सा अधीनस्थ दल ही माना जा सकता है। ज्यादा सोचे बिना ईशान ने देखा कि सब तैयार हैं और अपने गुब्बारे लिए हुए हैं। उसने हाथ हिलाया और हिम्मत करके चिल्लाया, चलो चलें। फिर अपने ज्वलंत पंख फैलाकर वह स्काई आइलैंड से कूद गया। उसके पीछे ड्रैगन हंटर पायरेट क्रू ने जयकारे लगाए, जैसे वे एक के बाद एक कूदते हुए नीचे समुद्र में विशाल जहाज की ओर उतर रहे हों। ग्रैंड टेसोरो, जिसका अर्थ है महान खजाना, संभवतः पूरे समुद्री डाकू दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 2 किलोमीटर में मापी जाती है, जिससे यह समुद्र पर बसा एक शहर और दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन शहर बन जाता है। यहाँ आपको सबाउडी द्वीप समूह के समान एक विशाल मनोरंजन पार्क, आधुनिक व्यावसायिक सड़कें, स्पा सुविधाओं के साथ शानदार होटल, 24 घंटे खुली रहने वाली पेटू दुकानें, विश्वस्तरीय सितारों वाले प्रसिद्ध थिएटर, विशाल गोल्फ कोर्स, घुमावदार रेसट्रैक, बिकनी पहने सुंदरियों से युक्त कृत्रिम समुद्र तट, लहरों का अनुकरण करने वाले पूल और दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सुपर कैसीनो मिलेगा। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आप यहाँ मनोरंजन का हर रूप पा सकते हैं। टेसोरो में आपको सजेधजे सेलिब्रिटी, नौसेना के जवान, समुद्री डाकू और भी कई लोग धन के अपने सपनों को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। इस सुनहरे शहर में सबसे ज्यादा प्रचलित और चर्चित कहानियां कैसीनो में रातों रात अमीर बनने वाले लोगों की हैं। अपनी चकाचौंध भरी रोशनी और जीवंत वातावरण के साथ यह जगमगाता शहर निस्संदेह समुद्र से आने वाले अनगिनत लोगों को आकर्षित करने का आकर्षण रखता है, जो यहां आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इस समय टेसोरो के डांस थिएटर में एक भव्य संगीत कार्यक्रम चल रहा है। मनमोहक रोशनी में एक खूबसूरत गायिका अपनी मनमोहक आवाज में अपना प्रसिद्ध गीत प्रस्तुत कर रही है। हजारों दर्शकों की क्षमता वाला यह थिएटर पहले से ही खचाखच भरा हुआ है। प्रशंसक तालियां बजा रहे हैं, उत्साह के आंसू बहा रहे हैं और जोर जोर से गायिका का नाम पुकार रहे हैं, करीना, करीना। थिएटर के एक तरफ एक निजी बॉक्स में जहाज का मालिक, या यूं कहें कि इस शहर का मालिक टेसोरो, एक सोफे पर आराम फरमा रहा था। उसने शानदार सूट पहना हुआ था और रेड वाइन की चुस्कियां ले रहा था। वह अपनी टांगें क्रॉस करके खिड़की से बाहर अपनी गायिका के लिए तालियां बजा रही पागल भीड़ को देख रहा था। हम्मा, वाकई मनमोहक, टेसोरो ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराकर कहा। करीना नाम की यह महिला एक गायिका थी जिसे उसने हाल ही में भर्ती किया था। देखने से लग रहा था कि वह उसके लिए पैसे कमाने का सबसे बड़ा जरिया बनेगी। जैसे ही टेसोरो ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा, एक लंबी कामुक महिला पीछे से उसके पास आई। उसने एक खुला हुआ चीपाव पहना हुआ था, जिसके हाथों में काले महिलाओं के दस्ताने थे। उसकी उभरी हुई क्लीवेज साफ दिखाई दे रही थी और चलते समय उसकी लंबी टांगें चीपाओं की दरार से झांक रही थीं। वह टेसोरो के पीछे खड़ी थी, उसका दाहिना हाथ उसके कूल्हे पर टिका हुआ था
उसके कूल्हे थोड़े झुके हुए थे। उसने टेसोरो से कहा, बॉस, वह बूढ़ी